आप सबका स्वागत है बैंक सैलरी चैनल पर। आज जो हम कवर करने वाले हैं डेली कॉन्फ्रेंस कवर करेंगे 4 मार्च का। और ये हेल्पफुल रहेगा सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो या यूपीएससी भी हो। तो वो सबके लिए जो है हेल्पफुल रहने वाला है और इधर जो आपको कंटेंट मिलेगा वो माइंड में मिलने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सबसे बड़े न्यूज़ के ऊपर बढ़ते हैं, जो कि है एडवांटेज असम 2.0। इसके बारे में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन इस वाले वीडियो में जो है हम आज जो वीडियो कवर करने वाला है इसमें हम पूरी डिटेल में कवर करेंगे कि इधर क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं और क्या क्या जो है एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है वो देखने वाले हैं। तो इसमें आपको आपको सारे पर्सन दिख रहे होंगे जो इसमें आए थे, और इसके साथ बहुत सारे और भी जो है डेलीगेट्स आए थे डिफरेंट कंट्रीज से। इसका जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, अंबानी, अदानी, ये भी आए थे आसाम में, ठीक है। और ये 2 दिन का इवेंट था, 25 और 26 फरवरी का, ठीक है। तो 2025 में ये इवेंट हो रहा था गुवाहाटी में, ठीक है। स्पेशली गुवाहाटी में ये इवेंट हो रहा था, जिसमें हेमंत बिश्व शर्मा जी थे जो आसाम के सीएम हैं। इनके साथ जो आप देख सकते हो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी थे और डिफरेंट जो है मिनिस्टर्स थे। उसमें से आपको कुछ मिनिस्टर जो है याद रखना है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कौन है? अश्विनी वैष्णव जी, तो ये थे। उसके साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग शिपिंग के हैं, वाटरवे के जो मिनिस्टर है वो कौन है? सोनोवाल जी हैं, जो खुद आसाम से ही बिलॉन्ग करते हैं। तो ये थे। उसके साथ जो है आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का नाम याद रखना है, जो मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस है, क्योंकि ये 3 पर्सन ही जिनके इंस्टीट्यूट्स हैं। बाकी आप देख सकते हो, बाकी पीयूष गोयल जी है जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री की तरफ से आते हैं। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये कौन है? हमारे जयशंकर जी। तो ये बहुत अच्छा काम करते हैं, बट इधर इन्होंने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। द एडवांटेज असम में इनका कोई इनिशिएटिव नहीं है। द एडवांटेज असम की बात करें तो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था ये इनिशिएटिव, ये जो इवेंट हो रहा था इसको। और इसके अंतर्गत बहुत से डेलीगेट्स आए थे और ये सारे डेलीगेट जो है खाना पड़ा एक गुवाहाटी में एक जगह है जहाँ पे ये मिले, और इधर जो है मीटिंग और डिस्कशंस हुई। और ये जो था ये 2 दिन का इवेंट था, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 25 और 26 फरवरी को इसका इवेंट होना था। तो कुछ की हाइलाइट्स या तो की अनाउंसमेंट देखते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कौन है अभी? अश्विनी वैष्णव जी है। तो इन्होंने कुछ की इनिशिएटिव लिए हैं जो कि एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, उसको कवर कर दे वन बाय वन। तो पहला इनिशिएटिव है सेमीकंडक्टर और आईटी सेक्टर। तो ऐसा बोला जा रहा है कि एक तरह से सेमीकंडक्टर प्लांट जो है आसाम में बनाया जाएगा। अभी लोकेशन नहीं पता, बट आपको इतना रखना है कि आसाम में जो है एक सेमीकंडक्टर प्लांट बनने वाला है। उसके बाद जैसे कि बैंगलोर में एक आईटी हब है, वैसे ही नोएडा में आईटी हब है, वैसे ही अब आसाम में भी एक आईटी हब बनने वाला है, जो कि गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि गुवाहाटी जो रेलवे स्टेशन की जो आसपास वाली जगह होंगी उसको ट्रांसफर करके जो है आईटी हब बनाया जाएगा। नेक्स्ट जो है एक ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर ही बनाया जाएगा। अब ये ग्रीनफील्ड का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब पूरा का पूरा स्क्रैच से बनाया जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई पहले बना हुआ चीज़ हो और उसको तोड़ के बनाया जाए। जब कोई चीज़ पहले बना हुआ हो, उसको तोड़ के बनाया जाए, तो उस केस में उसको बोलाते हैं ब्राउनफील्ड। और जब पूरा स्क्रैच से बनाया जाए, पूरा मतलब स्टार्टिंग से बनाया जाए, तो उस केस में उसको बोलाते हैं ग्रीनफील्ड। तो ये ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स हैं, इसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा। ये जो है डेवलप करने जा रहे हैं बोमरा असम में, ठीक है। तो बोमरा एक असम की जगह है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन याद रखना है। पर आपको याद रखना है बोमरा में कोई कामरू जैसे लोकेशन है असम में, जहाँ पे ये इसको बनाने जा रहा है। इसमें इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट, कितनी इन्वेस्टमेंट होने वाली है? इसमें जो है 120 करोड़ की जो है इन्वेस्टमेंट होने वाली है, और ये की जाएगी अंडर द इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के अंतर्गत, ठीक है। तो मैं आपको जो स्कीम से एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन ये जो है स्कीम, आपको जो स्कीम वाला पीडीएफ आने वाला है फेब का, तो उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो फेब का जो स्कीम वाला पीडीएफ है उसमें आपको इसके बारे में डिटेल मिल जाएगी, क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। नेक्स्ट जो है इनिशिएटिव लिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा, वो है अपग्रेडेशन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये दिल्ली बेस्ड है, तो इनको जो है डीम यूनिवर्सिटी के तौर पे जो है इनका अपग्रेडेशन किया गया है। और इनका एक नया कैंपस भी बनने वाला है आसाम में। आसाम में कहाँ? जौरी रोड में। तो जौरी रोड में एक नया कैंपस भी बनने वाला है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन तब भी आप एक चीज़ का ध्यान देना कि जौरी रोड में जो है ये कैंपस बनने वाला है। और इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इसके कुछ 12 कैंपस जो है नॉर्थ ईस्ट में बनने वाला है। उसमें से एक कैंपस जो है जोरी रोड का है, ठीक है। तो इसके बारे में ऑलरेडी न्यूज़ आ चुकी थी, और अब जो है इसके ऊपर जो है अनाउंसमेंट भी की गई है, ठीक है। तो ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस की तरफ से आ रहा है 3 तरह के लॉन्चेस, जो कि कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी है। तो इन्होंने बोला कि जो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, मुंबई यूनिवर्सिटी है, वैसे गुवाहाटी में एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे जो है 5G लैब जो है बनाया जाएगा। अब ये 5G लैब का काम क्या रहने वाला है? ये प्रमोट करेगा रिसर्च, स्किल डेवलपमेंट, और ये सारे के सारे जो हेल्प करेंगे कि जो टेलीकॉम सेक्टर है वो एडवांस हो पाए। उसके साथ ही जो 6G, अब 5G के बाद क्या आएगा? 6G आएगा। तो 6G में कैसे जो है एडवांसमेंट होनी चाहिए, कैसे हम कॉस्ट इफेक्टिव 6G को बना सकते हैं, तो उसकी जो है टेस्टिंग का जो है सपोर्ट भी करने वाला है ये लैब, ठीक है। जो 5G लैब है, ये सब चीज़ करने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो है इन्वेस्टमेंट इन 5G और 4G एक्सपेंशन के लिए इन्वेस्टमेंट की गई है। जैसे आसाम क्या है? आसाम थोड़ा रिमोट एरिया है, जहाँ पे मोस्टली जो है अभी भी बहुत ज़्यादा ऐसी है जहाँ पे 2G और 3G चलता है, ठीक है।
तो अभी ये चीज़ जो है एक्सपेंड करने के लिए 4G और 5G भी पहुँच पाए, जो लोगों पे नहीं पहुँच पाया, तो उसी के लिए जो है बीएसएनएल ने 1800 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है, जो कि रिमोट एरिया जो रहते हैं, रिमोट विलेजेस हैं आसाम में, वहाँ पे भी जो 4G और 5G कनेक्टिविटी हो पाए। अबे बीएसएनएल क्यों करता है ये चीज़? क्योंकि पता होगा कि जो रिमोट एरिया है वहाँ पे उतना प्रॉफिट होगा नहीं, जियो, एयरटेल या वो वीआई को। तो इसीलिए जो है बीएसएनएल तब पिक्चर में आ जाता है कि जब भी कभी कोई रिमोट एरिया हो या जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ, वहाँ पे सिम जो है बीएसएनएल का चलता है, बाकी सिम नहीं चल पाता है। और ये भी जो है बिना प्रॉफिट के भी जो है काम कर रही होती है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है 5G यूज़ एप्लीकेशन सर्विस जो है लॉन्च किया गया है, और इसको लॉन्च किया समृद्धि ग्राम योजना के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत बोला है कि आसाम में हर एक ब्लॉक में जो है 5G बेस्ड सर्विस दी जाएगी, ठीक है। तो हर एक ब्लॉक में जो है 5G बेस्ड सर्विस देने के लिए इसको लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत बोला जा रहा है ये सपोर्ट करेगा टेली मेडिसिन, उसके साथ जो है ऑनलाइन एजुकेशन भी, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई पर्सन अगर मेंटली डिस्टर्ब होता है या उसको मेंटल अगर कुछ चाहिए हो, तो उसके इसमें टेली मेडिसिन के बेसिस पे वो टेलीफोन के थ्रू जो है टेलीमेडिसिन के थ्रू वो जो है बात कर सकते हैं डॉक्टर्स के साथ। उसके साथ ही जो अब पता होगा कि ऑनलाइन एजुकेशन कितना बढ़ चुका है, नॉट ओनली इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बट जो 9th-10th के जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब छोटे बच्चे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा ऑनलाइन एजुकेशन पे डिपेंडेंसी हो चुकी है। तो ये सब तभी हो पाया जब इंटरनेट अवेलेबल होगा। तो इसी वजह से जो है हर एक ब्लॉक में आसाम के 5G बेस्ड सर्विस देने के लिए बात की गई है बाय मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे। इनके कौन मिनिस्टर है? सोनोवाल जी है। तो इन्होंने भी 3 तरह के इनिशिएटिव्स लिए हैं। पहला इनिशिएटिव जिसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये 4800 करोड़ जो है अलॉट करने वाला है आसाम के इनलैंड वाटरवेज़ पे, ठीक है? तो इनलैंड वाटरवे क्या है? मैंने आपको बताया था। इनलैंड वाटरवे मतलब कोई मान लीजिए कि जो कंट्री के अंदर जो वाटर बह रहा हो, उसके बीच उसके अंदर अगर कोई शिपिंग जा रही हो एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको बुलाते हैं इनलैंड वाटरवे। तो इनलैंड वाटर के लिए जो है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट जो है 4800 करोड़ रुपए जो है इन्वेस्ट करने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो याद रखना है, एक तरह की स्कीम जिसका नाम है हाँ, हरित नौका स्कीम। तो हरित नौका स्कीम के अंतर्गत बोला जा रहा है, ये 150 150 नहीं, 1500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं इको फ्रेंडली शिप्स बनाने के लिए 2030 तक। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है पद्दू शिप रिपेयर फैसिलिटी। ये पद्दू जो है मान सकते हो कि एक तरह से क्या है, ये डॉकयार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे शिप्स को जो है रिपेयर कराया जाता है। तो इसके लिए जो है सेकेंड फेज के लिए जो है 30 375 करोड़ रुपए जो है अलॉट किए गए हैं आसाम में, ठीक है। तो आसाम में ये कोई पोर्ट है, रिपेयरिंग पोर्ट है, उसके लिए 375 करोड़ रुपए जो है अलॉट किए गए हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ये आप उसको स्किप कर सकते हो। इसके ऊपर वाला जो है इंपॉर्टेंट है और ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं प्रोजेक्ट ऑफ इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कुछ प्रोजेक्ट्स, जो कि एक तो बराक वैली और एक ब्रह्मपुत्र वैली में बनने वाला है। तो इसमें टोटल 1010 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है। और अगर बात करें सागरमाला स्कीम के अंतर्गत, इसके अंतर्गत जो है आपको 646 करोड़ रुपए जो है याद रखना है कि 646 करोड़ रुपए जो है अलॉट किया गया है कि जो रिवर इंफ्रास्ट्रक्चर है ब्रह्मपुत्र में उसको बढ़ाया जाए, ठीक है। तो ऑलरेडी मैं इसके बारे में बता चुका हूँ, स्कीम के बारे में, तो मैं आपको यहाँ पे वापस एक्सप्लेन नहीं करूँगा। आपको जो स्कीम पीडीएफ है वहाँ पे मिल जाएगा, और अगर आपको नहीं भी होगा तो जो फरवरी वाला मंथ है उसमें डेफिनेटली ये ऐड हो जाएगा ये स्कीम में। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि अंबानी, अदानी ये भी आए थे। तो इन्होंने क्या-क्या इनिशिएटिव लिया वो भी समझते हैं। तो जो रिलायंस है, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड है, इन्होंने बोला है हम जो है 50 करोड़ रुपए जो है इन्वेस्ट करेंगे, और आसाम में जो है डेटा सेंटर्स, उसके साथ ग्रीन एनर्जी, फूड पार्क, रिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर और हॉस्पिटैलिटी ये सब बढ़ाने का काम करेंगे। नेक्स्ट जो है वेदांतु नहीं, वेदांता इन लिमिटेड ने जो है 50,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की बात की है कि जो आसाम का जो ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन है उसको बढ़ाया जाए। आपको पता होगा कि आसाम में ही जो है पहली बार ऑयल रिफाइनरी जो बनी थी, और आसाम या मैं बोलूँ नॉर्थ ईस्ट में ही जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऑयल जो है रिफाइंड होते हैं। आसाम में मोस्टली डिब्रूगढ़ वाला जगह है वहाँ पे होता है। फिर एक मैं एग्जैक्ट नाम नाम भूल रहा हूँ। एक एक सॉरी मैं एग्जैक्ट उसका नाम बोल रहा हूँ, अभी याद नहीं आ रहा। तो डिब्रूगढ़ एक जगह है, वैसे ही आसाम में और भी जगह है जहाँ पे जो है ऑयल का एक्सप्लोरेशन होता है। तो वो और ज़्यादा हो पाए उसके लिए वेदांतु लिमिटेड ने कुछ 50,000 करोड़ रुपए जो है इन्वेस्ट किए गए हैं। उसके बाद अदानी ग्रुप की बात करें तो अदानी ग्रुप भी जो है 50,000 करोड़ रुपए जो इन्वेस्ट करने वाली है, और ये जो है एयरपोर्ट, एरो सिटीज़, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, उसका ट्रांसमिशन, सीमेंट रोड, इसके लिए जो है इन्वेस्टमेंट करने वाली है। तो टोटल बात करें तो 1.5 लाख करोड़ ये 3 प्राइवेट एंटिटी जो है मिलके करने वाली है, और ये जो है वेरियस सेक्टर जो भी आसाम में है इसको बढ़ावा देने का काम करेगी, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली वो ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इनिशिएटिव लिए गए हैं। अब कुछ
जो कंपनीज़ हैं जिन्होंने अलग से इनिशिएटिव लिए, जो एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है, हम उसको भी कवर करते हैं। एक तो स्टार सीमेंट लिमिटेड। जो स्टार सीमेंट लिमिटेड है, ये मेघालय बेस्ड कंपनी है, सीमेंट कंपनी है, जो कि इन्वेस्ट करने वाली है 3200 करोड़ रुपीज़। और इनका कहना है कि जो सीमेंट का जो प्लान है उसको मॉडर्नाइज़ करने के लिए ये पैसा दिया जाएगा असम में। दूसरा जो है वो है एडवांटेज असम 2.0 इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर समिट की बात करें तो इसमें जो है टोटल इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी वैल्यू पे होने जा रही है। टोटल इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी वैल्यू पे होने का कमिटमेंट की जा रही है। ये बोला जा रहा है कुछ 4,91,500 करोड़ रुपए जो है इन्वेस्ट किए जाएँगे, ठीक है? तो जो गुजरात का विवरण प्रोग्राम है या विवरण जो समिट हुआ था, उससे भी बड़ा समिट जो है ये आसाम का समिट बोला जा रहा है, जिसमें कुछ आप देख सकते हो 5 लाख करोड़ के आसपास जो है असम में इन्वेस्टमेंट होने वाली है इन नियर फ्यूचर। उसके बाद नेक्स्ट आपको एक और चीज़ याद रखनी है, टेरी। टेरी क्या है? दी एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। ये जो है एक तरह से ऑफिशियल पार्टनर थी इस समिट का, ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम में इंपॉर्टेंट है कि ये जो है ऑफिशियल पार्टनर थी इस समिट का। यहाँ से आपको सीधे एक वन लाइनर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये तो हमने बात कर ली पूरी समिट के बारे में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, जो कि आ रहा है गुजरात की तरफ से, कि गुजरात ने प्लान किया है 19,020 हेक्टेयर ऑफ मैंग्रोव्स को। तो ये मैंग्रोव्स क्या होता है, पहले हम इसको समझते हैं। अब ये इमेज से आप देख सकते हो मैंग्रोव्स में क्या रहता है कि जो प्लांट है ना, वो ज़मीन में ना उग के जो सी होता है वहाँ पे उगता है। अब मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट आर कोस्टल वेटलैंड आर विथ सॉल्ट टॉलरेंट ट्रीज़। मतलब ये जो है मोस्टली जो नॉर्मल ट्रीज़ रहेगी, अगर आप उसको उगाने की कोशिश करोगे समुद्र में, जहाँ पे सॉल्ट समुंदर हो, तो उस केस में वो जो है मर जाएगी। लेकिन जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं वो नहीं मरते। वो जो ये ऐसे जो सी होती है वहाँ पे भी जो है ये उग पाते हैं। और इनका जो है मेन काम होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको स्टोरेज करना, इवन जो कोस्टल है उसका प्रोटेक्शन भी किया जाता है। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से, जी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से ये जो है धीरे-धीरे फॉरेस्ट खत्म होते जा रहे हैं। और अगर ये खत्म हो गए तो जो संरक्षण होनी चाहिए, जो वेटलैंड का काम होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड संरक्षण ये सब कर पाती है, तो वो सब नहीं हो पाएगा। तो इसी के लिए जो है अंडर द स्कीम मिस्त्री, ठीक है? मिस्त्री स्कीम के अंतर्गत, आई थिंक मैं कुछ प्रोनाउंसिंग गलत कर रही, मिस्त्री स्कीम के अंतर्गत जो है बोला गया था, जिसको 2023 में लॉन्च किया था ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में। और वो होता है कब? 5 जून को। तो उस केस में बोला गया था जो भी मैंग्रोव फॉरेस्ट है हमारे इंडिया में उसको बूस्ट किया जाएगा। और इनका टारगेट था कुछ 5,540 जो है स्क्वायर किलोमीटर जो है मैंग्रोव्स 5 साल में कवर होंगे। और ये जो है इम्प्लीमेंट करेंगे इस स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अब ये स्कीम की बात करें तो ये स्कीम में जो है गुजरात ने टॉप मारा है। और ये जो है डेटा को मिल रहा है, ये 2 साल का डेटा मिल रहा है। 19,020 हेक्टेयर ऑफ मैंग्रोव्स जो इन्होंने ट्रीज़ उगाए हैं, तो ये जो है 2 साल के अंदर उगाए हैं, जिनमें इनको कॉस्ट लगा है कुछ 76 करोड़ रुपीज़, ठीक है? तो गुजरात की बात करें तो गुजरात में जो टॉप जो जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा उगे हैं ये मैंग्रोव्स, तो वो आपको ध्यान देना है, वो है कच्छ। कच्छ में कुछ बोला जा रहा है 799 स्क्वायर किलोमीटर को जो है इन्होंने उगाया है। और ये जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है गुजरात का, ठीक है? तो गुजरात में सबसे ज़्यादा जो है कच्छ जो है लीड कर रही है इन टर्म्स ऑफ मैंग्रोव। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कंट्री से बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कंट्री बता रहा है कि इंडिया और थाईलैंड के बीच में कुछ एमओयू साइन हुए हैं। मैं आपको ऑलरेडी बताना चाहूँगा कि ये लेसन बोर्ड में आता है ये न्यूज़। इसको आप स्किप भी कर सकते हो, कोई इतना इश्यू नहीं है, लेकिन तब भी यार एक बार आँख घुमा लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और कोई-कोई स्टूडेंट कंप्लेन करते हैं कि सर आप सारा कंटेंट प्रोवाइड नहीं करते। तो इसलिए मैं आपको जो भी कंटेंट होता है मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, वो आपको मैं प्रोवाइड करूँगा लेसन बोर्ड में, ठीक है? आप समझ जाना कि लेसन बोर्ड में है। और कंटेंट मैं आपको सारा प्रोवाइड करूँगा, लेकिन आपको फिर डिसाइड करना है आपको पढ़ना है कि नहीं। एक बार आँख घुमा लेना, तब भी चांसेस तो बहुत कम ही है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए। तो समझते हैं पहले तो 3 ऑर्गेनाइज़ेशन का आपको नाम याद रखना है। पहला है जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जो कि मुंबई बेस्ड है। दूसरा है ज्वेलरी एसोसिएशन जयपुर, जो कि जयपुर बेस्ड है। और तीसरा जो है वो है स्तूपुरा जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री एसोसिएशन, जो कि जयपुर बेस्ड है। ये तीनों के तीनों जो ऑर्गेनाइज़ेशन थे ये गए थे कहाँ पे? अभी 71 बैंकॉक जेम्स एंड ज्वेलरी फेयर था, जो कि बैंकॉक थाईलैंड में हो रहा था। यहाँ पे गए थे और ये जो है 22 से लेके 26 फ़ेब तक हो रहा था। तो यहाँ पे जाके इन्होंने कुछ एमओयू साइन किए हैं, जो जो थाईलैंड की कंपनीज़ हैं उनके साथ, जो थाईलैंड की एंटिटीज़ हैं इनके साथ साइन की गई है। पहला तो जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी रिसर्च एंड लैबोरेटरी सेंटर है, और जो जयपुर बेस्ड है। तो इन्होंने जो है जेम्स एंड ज्वेलरी इंस्टीट्यूट ऑफ थाईलैंड के साथ एक एमओयू साइन किया है, जिसके अंदर बोला जा रहा है कि जो जेम्स स्टोन है उसको स्टैंडर्डाइज़ करने का काम करेगा, और ये जॉइंटली रिसर्च और नॉलेज एक्सचेंज करने का काम करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है ज्वेलरी एसोसिएशन जयपुर ने पार्टनर किया है, एमओयू साइन किया है। कुछ अजीब सा ही नाम है यार, जेम्स एंड ज्वेलरी
ट्रेड एसोसिएशन जो थाईलैंड बेस्ड ही है, ये कोई अजीब सा नाम है। तो इनका भी काम यही होने वाला है कि जो जेमस्टोन का जो ट्रेड है वो जेमस्टोन का जो ट्रेड है, कलर ट्रेड है, उसको जो है और बढ़ाया जाए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो है वो है सीतापुरा जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री एसोसिएशन। तो इन्होंने पार्टनर किया है थाई सिल्वर एक्सपोर्टर एसोसिएशन बैंकॉक के साथ, और इनका भी काम यही रहने वाला है कि जो सिल्वर ज्वेलरी है इसको जो है बढ़ावा देने का काम रहेगा। ठीक है, तो एक का काम रहने वाला है कि जेम्स स्टोन को जो स्टैंड करने का काम होगा। दूसरे का काम होने की जो जेम्स स्टोन, जो कलर जेम्स स्टोन है उसका ट्रेड को बढ़ाया जाएगा। तीसरे का काम ही होने वाला है कि सिल्वर ज्वेलरी को जो है बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये 10 पॉइंट है नहीं, तब भी एक बार आप घुमा लेना। और इतना ही हो गया हमारा जो माइंड मैपिंग वाला कंटेंट था। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट लॉन्चेस के ऊपर होते हैं, और लॉन्चेस में भी आज बहुत कम कंटेंट है। तो लॉन्चेस में फेडरल बैंक ने एक तरह से एन्युटी डिपॉजिट जो है एक तरह का टर्म इंश्योरेंस लॉन्च किया है। ठीक है, तो एक तरह का टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट है, जिसके अंतर्गत ये जो है निकाला गया जो रेजिडेंशियल कस्टमर है उनको, उनके लिए। और इसके अंतर्गत बोला जा रहा है एक तरह से ये फिक्स स्टेबल इनकम देने का काम करेगा, और ये 5 से 20 साल तक देगा, मिनिमम 5 साल और मैक्सिमम जो है 20 साल का लाभ ले सकते हो, जिसमें कस्टमर अपना जो भी पैसा है वो मंथली, क्वार्टरली या तो ईयरली या एनुअली बेसिस पे निकाल सकता है। और इसके साथ जो है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट सारा का सारा जो है इनको निकाला जाएगा, पैसा जो भी है। तो इसके बारे में थोड़ा एक एग्जांपल से समझते हैं। उससे पहले हम ये समझते हैं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 50 लाख रुपए होगा, और मैक्सिमम जो है 2 करोड़ रुपए तक इन्वेस्ट कर सकता है कोई पर्सन। ठीक है, तो अब इसको एक एग्जांपल समझते हैं तो आपको समझ आएगा। अब मानते हैं कोई मोनू है, का मोनू है, और मोनू जो है रिटायर्ड हो गया है। ठीक है, और को मोनू जो है बोल रहा है कि मैं 15 लाख रुपए जो है इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहेगा, तो जो भी फेडरल बैंक है वो बोलेगी मैं आपको कुछ इंटरेस्ट देने वाला हूँ, कुछ 10% का जो है इंटरेस्ट देने वाला हूँ एनुअल बेसिस पे। ठीक है, तो सॉ 10% नहीं, सॉरी 12% ले लेते। ठीक है, तो ईज़ी पड़ जाएगा। तो 12% का इंटरेस्ट देने वाला हूँ एनुअल बेसिस पे। तो मोनू पे ऐसा ऑप्शन होगा कि वो मंथली भी ले सकता है, क्वार्टरली भी ले सकता है, हाफ ईयरली और एनुअली जो भी पैसा है वो निकाल सकता है। ठीक है, तो जो 15 लाख है उसके बेस में जो भी कैलकुलेशन होगी पर एनम के हिसाब से, तो उसके बेस पे जो भी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला के जो भी पैसा बनेगा वो जो है मोनू को हर महीने सौंप दिया जाएगा। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल है वो तो रहेगा ही, उसके साथ जो इंटरेस्ट है वो भी मिला के जो है मोनू को सौंप दिया जाएगा। ये सेम स्कीम है जो पोस्ट ऑफिस का एमएसआई स्कीम है उसके साथ। ठीक है, और जो सीनियर सिटीजन स्कीम है ऐसी कोई स्कीम है, लेकिन उसमें आपके लिए ऑप्शन नहीं रहता कि आप मंथली, क्वार्टरली बेसिस पे निकाल पाओ। जैसे कि जो पोस्ट ऑफिस का जो एमएसआई स्कीम है उसके अंतर्गत आपको मंथली बेसिस पे पैसा मिलता है, और जो सीनियर सिटीजन स्कीम है उसके अंतर्गत आपको जो है क्वार्टरली बेसिस पे पैसा मिलता है। तो ऐसा आप अपने हिसाब से चॉइस नहीं कर सकते कि हाफ ईयरली और एनुअली कर पाओ। तो इसमें जो है ये चीज़ है, और जो भी चीज़ें हैं, जो भी फ्रीक्वेंसी है वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, इसमें मंथली, क्वार्टरली, ईयरली या एनुअली। ठीक है, तो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं एमयू और कोलैब के ऊपर पढ़ते हैं। तो जो ग्रीन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग है जो कोलकाता बेस्ड है, इन्होंने एमयू साइन किया है किसके साथ? इंडियन आर्मी के साथ। तो इंडियन आर्मी के साथ मिलके ये 130 फुट लंबा सिंगल लेन मॉड्यूलर स्टील ब्रिज बनाने वाले हैं। स्टील ब्रिज बनाएंगे कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में बनाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों मिलके एक तरह से 130 फुट लंबा सिंगल लेन स्टील ब्रिज बनाएंगे। ठीक है, तो याद रखना क्या बनाएंगे? सिंगल लेन स्टील ब्रिज बनाएंगे। नेक्स्ट दो तरह के एमयू है, वो अभी हमने बात की थी आदि महोत्सव। ठीक है, तो आदि महोत्सव में ये 2 एमयू साइन किए थे, और मैं वहाँ पे ऐड नहीं करना चाह रहा था बिकॉज़ वहाँ पे ऐड कर दो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इधर मैंने आपको एक्स्ट्रा से ऐड करके दे दिया है, और आपको कभी नहीं पूछा जाएगा ये एमयू कहाँ साइन किया है, तो आपको सीधे ये पढ़ना है ये 2 एमयू के बारे में। तो ये है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि दिल्ली बेस्ड है, और ये मान सकते हो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर ये आती है ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्होंने साइन किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ये एक कॉलेज है जो दिल्ली में है, तो इनके साथ जो है साइन किया एमयू। इसके बाद हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन का साइन किया एमयू शिमला के साथ, और दोनों के साथ जो है एमयू साइन करके ये दोनों काम करने ये तीनों मिलकर जो है काम करने वाले हैं कि जो ट्राइबल मार्केटिंग है वो बढ़ाया जाए। तो जो भी ट्राइबल के प्रोडक्ट्स हैं, जो भी ट्राइबल के प्रोडक्ट्स है उसका जो मार्केटिंग है वो बढ़ाया जाए, और ये किया जाए बिजनेस टू कंज्यूमर, मतलब सीधे सीधे B2C हो पाए और या तो B2B हो पाए, जिसके से जो ट्राइबल के जो आर्टिस्ट है उनको हेल्प हो। इवन ट्रैवल के जो प्रोडक्ट है जैसे कि हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट हो गया या फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, वो भी जो है नॉर्मल कंज्यूमर जैसे आप और मैं हमारे पास पहुंच पाए। ठीक है, तो ये एनहांस करता है हॉर्टिकल्चर को, उसके साथ जो है फॉरेस्ट प्रोडक्ट प्रोसेसिंग को भी। नेक्स्ट जो है एक तरह का एक्सरसाइज है, डिफेंस की तरफ से आ रहा है, हम इसको भी कवर कर लेते हैं इसी वीडियो में, जो कि आ रहा है डेजर्ट हर्ट 2040
25 जिसके अंतर्गत जो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के जो स्पेशल फोर्स है वो भाग लेती है। ठीक है, तो स्पेशल फोर्स की एक्सरसाइज है जो कि अभी इंडियन एयरफोर्स स्टेशन जो जोधपुर राजस्थान में यहाँ पे हो रहा था। तो इसमें ट्राई सर्विस स्पेशल फोर्स कौन-कौन सी होती है? जैसे इंडियन एयरफोर्स में कौन सी होती है? गरुड़ होती है। इंडियन आर्मी में कौन सी होती है? पैरा कमांडर्स होते हैं। इंडियन नेवी में कौन सी होती है? मार्कोस होती है। तो ये तीनों के तीनों जो है भाग लेते हैं एक्सरसाइज में, जिसका फोकस रहने ये वाला एक्सरसाइज का फोकस रहने वाला है इंटरपोर्टेबिलिटी, कोऑर्डिनेटी और कोऑर्डिनेशन एंड कॉम्बैट एफिशिएंसी। और ये जो फोकस वाला पॉइंट है ना, इतना पॉइंट है नहीं, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ये एक तरह का स्पेशल एक्सरसाइज है और इसमें इंडियन आर्मी की तरफ से जो पार्ट कर रहा है वो है पैरा कमांडर्स। उसके बाद इंडियन नेवी से जो भाग लेने वाले वो मार्कोस है और जो इंडियन एयरफोर्स से जो भाग लेने वाले गरुड़ कमांडर्स हैं। तो ये तीन के नाम आपको याद रखना है और कहाँ पे हो रहा है ये जो है, ये राजस्थान जोधपुर में ये एक्सरसाइज होने जा रहा है। क्या नाम है? डेजर्ट हंट 2025। तो ये हो गया हमारा डेली करंट अफेयर्स 4 मार्च का। और इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जाके पीडीएफ ले सकते हो और पीडीएफ आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और ऐसी कंटेंट देखते रहना, सब्सक्राइब चैनल। अभी के लिए हम इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।